आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांवों में सोलर की दस्तक, सोलर से आत्मनिर्भर होंगे गांव, बिजली बिल पर सोलर वार। तीन महीने से फरार इनामी आरोपी हुआ गिरफ्तार, नंदकिशोर वर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ा। गांव गोवा विस्की कांड का मुख्य आरोपी हुआ गिरफ्तार। मांदर की थाप, एकता का संदेश, आदिवासी संस्कृति का कारवां, वर्दी में दिखी आदिवासी एकता। दस घंटे गुल रही बिजली, फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, रात में विद्युत वितरण केंद्र पहुंची अरुण सिंह। राजनांदगांव स्टेशन पर टिकट चेकिंग अभियान, 312 मामले पकड़े गए, 1,59,000 से अधिक जुर्माना। राजनांदगांव में अब सिर्फ विकास की रफ्तार में आगे बढ़ता शहर नहीं बल्कि बड़े आयोजनों के लिए अपनी नई पहचान बनाने की तैयारी में है। जी हां, आपको बता दें कि शहर के कृष्णकुंज कॉलोनी में 2000 मीटर अत्याधुनिक ऑडिटोरियम की नींव रख दी गई है। भूमि पूजन के इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। दावा है कि यह ऑडिटोरियम तैयार होने के बाद शहर में बड़े सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी आयोजनों के लिए एक नया और अत्याधुनिक मंच उपलब्ध होगा। तस्वीरें कृष्णकुंज कॉलोनी की हैं, जहां पूजा अर्चना के साथ उस परियोजना की शुरुआत हुई जिसका इंतजार शहर को लंबे समय से था। 2000 लोगों की क्षमता वाला यह अत्याधुनिक ऑडिटोरियम राजनांदगांव में बड़े आयोजनों की तस्वीर बदलने की उम्मीद लेकर आया है। दरअसल अब तक बड़े कार्यक्रमों के लिए शहर को उपलब्ध सीमित संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में अगर यह ऑडिटोरियम अपने प्रस्तावित स्वरूप में तैयार होता है तो एक ही छत के नीचे हजारों लोगों की मौजूदगी वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि किसी शहर का विकास केवल सड़क, भवन और दूसरी अधोसंरचनाओं तक सीमित नहीं होता। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के साथ नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर भी लगातार काम कर रही है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ऑडिटोरियम आने वाले समय में राजनांदगांव के लिए बड़े आयोजनों का प्रमुख केंद्र बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक ही मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, बड़े सम्मेलन और शैक्षणिक कार्यक्रम और सरकारी आयोजन और दर्शक दीर्घा में एक साथ करीब 2000 लोग। यही तस्वीर अब राजनांदगांव में साकार होने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों ने भी ऑडिटोरियम के निर्माण की शुरुआत को शहर के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उनका मानना है कि ऐसी अधोसंरचना बनने से शहर में होने वाले बड़े कार्यक्रमों को बेहतर मंच मिलेगा और राजनांदगांव की पहचान एक आधुनिक आयोजन केंद्र के रूप में और मजबूत हो सकती है। आज नगर पालिका निगम राजनांदगांव में 43 करोड़ 61 लाख रुपए के विभिन्न कामों का भूमि पूजन हुआ है, जिसमें 15 करोड़ 91 लाख का 2000 सीटर ऑडिटोरियम भी शामिल है। यह ऑडिटोरियम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा जो राजनांदगांव में बनने जा रहा है। पिछले 2 सालों में राजनांदगांव नगर निगम को अलग अलग योजनाओं से विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद 267 करोड़ रुपए की राशि अलग अलग योजनाओं से जारी हुई है। आज भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने, महापौर जी ने और कुछ मांगे रखी है राजनांदगांव के लिए। उन मांगों को भी क्रमशः हम पूरा करेंगे। राजनांदगांव हमारी संस्कार धानी है। राजनांदगांव स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए जो भी आवश्यक राशि है निश्चित रूप से राज्य सरकार उसके लिए स्वीकृति प्रदान करेगी।
शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन की लापरवाही सामने आई है। रविवार सुबह किल्लापारा में इतवारी बाजार की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार माजदा वाहन ने बाइक सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अमलीपारा निवासी प्रीत चंद्राकर सड़क पर दूर जा गिरे और उनके दाहिने पैर में गंभीर चोट आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार उछलकर सड़क पर जा गिरा। हादसे के बाद माजदा चालक मौके पर रुकने के बजाय वाहन लेकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों ने हाईवे पेट्रोलिंग टीम को जानकारी दी। पेट्रोलिंग वाहन की मदद से घायल प्रीत चंद्राकर को तत्काल सिविल अस्पताल खैरागढ़ पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त माजदा वाहन में बड़ी संख्या में लोग सवार थे। मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाने के खिलाफ यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी का सिलसिला जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार माजदा वाहन की तलाश शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि आखिर मालवाहक वाहनों में सवारियां बैठाने और तेज रफ्तार पर लगाम कब लगेगी। यह हादसा एक बार फिर यातायात नियमों के सख्ती से पालन और लापरवाह वाहन चालकों पर प्रभावी कार्रवाई की जरूरत को सामने लाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की बैठक जिला भाजपा कार्यालय पिपरिया खैरागढ़ में आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में विशेष रूप से जॉइन भाजयुमो अभियान, तिरंगा यात्रा और युवा मोर्चा को और अधिक सक्रिय एवं सशक्त बनाने की रणनीति पर मंथन किया गया। कार्यकर्ताओं ने संगठन के विस्तार और युवाओं को अधिक संख्या में जोड़ने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन के प्रति समर्पण, अनुशासन और सक्रियता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि युवा मोर्चा संगठन की युवा शक्ति का महत्वपूर्ण आधार है। युवाओं की सक्रिय भागीदारी से संगठन को नई ऊर्जा और गति मिल सकती है। आपको बता दें कि बैठक में अधिक से अधिक युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा से जोड़ने और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। अवैध शराब के मामले में 3 महीने से फरार चल रहे इनामी आरोपी नंदकिशोर वर्मा उर्फ नीतू उर्फ छोटे कट्टी को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस चौकी मोहारा और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने तकनीकी निगरानी और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 7 मई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कोटरी छापर रोड स्थित मुढ़िया नाला के पास अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर मध्य प्रदेश निर्मित गोवा विस्की की 9 पेटियां बरामद की थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी नंदकिशोर वर्मा फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल कार को उसने महाराष्ट्र में बेच दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी जब्त किया है। कार की बरामदगी के लिए पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस का कहना है कि फरार और इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी और अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिले में लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों को लेकर पुलिस ने अब तेजी से कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अधिकारियों और थाना प्रभारियों की बैठक लेकर लंबित मामलों की समीक्षा की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि मई से पहले के सभी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए। बैठक में 1 साल से ज्यादा समय से लंबित अपराध, चालान, खात्मा प्रकरण, ब्लाइंड मर्डर और अन्य गंभीर मामलों की भी समीक्षा की गई। आईजी ने अधिकारियों से कहा कि जांच केवल जल्द पूरी करने तक सीमित न रहे, बल्कि मामलों की विवेचना मजबूत और गुणवत्तापूर्ण हो। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल करने के साथ संगठित अपराधों पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
आईजी की बैठक के बाद पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ अलग से बैठक की। उन्होंने अपराधों की नियमित समीक्षा करने और गंभीर मामलों में खुद निगरानी रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा आईजी ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को यह भी याद दिलाया कि थाने में आने वाला हर व्यक्ति सम्मान और सहयोग का हकदार है। उन्होंने आम नागरिकों और फरियादियों के साथ शालीन एवं संवेदनशील व्यवहार रखने के निर्देश दिए। खेतों में धान की तैयारी, घरों में रोजमर्रा के काम और खेती किसानी की व्यवस्था के बीच गांवों में इन दिनों एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है। क्यों ना अपनी छत से ही बिजली पैदा की जाए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर 6 से 8 अगस्त तक आयोजित सूर्य सभा ने ग्रामीण इलाकों में इसी सोच को नई दिशा दी है। पद्मश्री फूलबासन यादव ने आधा दर्जन से अधिक गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें रूफटॉप सोलर लगाने के फायदे बताए। खास बात यह रही कि खेती के व्यस्त दौर के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण सूर्य सभा में पहुंचे। इससे साफ है कि गांवों में सौर ऊर्जा अब केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि बिजली के बढ़ते खर्च से राहत और घरेलू ऊर्जा आत्मनिर्भरता का विकल्प बनकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फूलबासन यादव ने ग्रामीणों से कहा कि सौर ऊर्जा अपनाना केवल बिजली बचाने का उपाय नहीं है बल्कि आने वाले समय के लिए परिवार को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। आपको बता दें कि ग्रामीणों को आवेदन से लेकर दस्तावेज, सोलर पैनल की स्थापना और तकनीकी प्रक्रिया तक की जानकारी दी गई। साथ ही किसी स्तर पर परेशानी आने पर स्थानीय स्तर पर मदद उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। प्रदेश में स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं की केवाईसी कराए जाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि सितंबर-अक्टूबर से यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। विभाग को फिलहाल इसकी मौखिक जानकारी ही मिली है। लंबे समय से ई-केवाईसी का दौर चल रहा है। पहले गैस सिलेंडर के लिए, फिर राशन कार्ड के लिए, फिर बैंकों में ई-केवाईसी का दौर चला, उसके बाद गैस सिलेंडर तक में ई-केवाईसी का दौर चला। अब कुछ ऐसा हो रहा है शहर में या प्रदेश में, अब एक नई गाइडलाइन आ रही है 1 तारीख से, जो कि लागू हो जाएगी कि अब स्मार्ट मीटर में, जिसका विरोध, स्मार्ट मीटर का विरोध लंबे समय से कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है, अब स्मार्ट मीटर में भी ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य रूप से ज़रूरी होगा। ई-केवाईसी में आधार कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य डॉक्यूमेंट लगाए जाएंगे। उसके बाद ई-केवाईसी से आपको स्मार्ट मीटर रिचार्ज, जैसे कि आपको पता है कि स्मार्ट मीटर रिचार्जेबल है, रिचार्ज जितना करोगे उतना मीटर चलेगा। अब ई-केवाईसी में आम जनता को, इस पर भी अब ई-केवाईसी लग गया तो आम जनता को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ई-केवाईसी के लिए क्या लाइन लगाना पड़ेगा, क्या विभाग के लोग घर तक आएंगे ई-केवाईसी करवाने के लिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। और अगर किसी का कई जगह पुराने मीटर हैं, इनके पिताजी ने लगवाया है, पिताजी तो अब नहीं रहे लेकिन मीटर अभी भी लगा हुआ है, अब उस पुराने मीटर का डॉक्यूमेंट्स, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है वो आम जनता कहाँ से लाएंगे। स्मार्ट मीटर शहर में लगभग 80,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है। अभी भी लगभग 40,000 घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगा हुआ। तो देखना बाकी है क्या बाकी घरों पर भी स्मार्ट मीटर लगेगा या जितने घरों पर लग चुका है उतने जगहों पर रिचार्जेबल मीटर चालू किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ पूरी खबर में, देखते रहिए पूरी खबर। बताया जा रहा है कि केवाईसी के दौरान बिजली कनेक्शन को आधार से जोड़ा जाएगा। आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जा सकता है। इसके साथ ही फेस वेरिफिकेशन और अन्य व्यक्तिगत जानकारी का सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के रिकॉर्ड को अपडेट करना और बिजली कनेक्शन के वास्तविक
उपभोक्ता की पहचान करना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिन लोगों के नाम पर बिजली कनेक्शन नहीं है उन्हें नाम परिवर्तन कराने की जरूरत पड़ सकती है। विभाग की ओर से इसके लिए समय दिए जाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें, हालांकि निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आगे कार्रवाई हो सकती है। दरअसल प्रदेश में लाखों बिजली उपभोक्ता हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर की ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू होने पर इसका सीधा असर बड़ी संख्या में लोगों पर पड़ेगा। हालांकि फिलहाल यह ध्यान रखना जरूरी है कि ई-केवाईसी को लेकर आधिकारिक आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी तक उन्हें केवल मौखिक जानकारी मिली है। आधिकारिक आदेश नहीं होने के कारण वे कैमरे के सामने इस संबंध में कोई स्पष्ट बयान नहीं दे सकते। देखिए, जिस प्रकार से राज्य सरकार स्मार्ट मीटर थोपने का काम कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं को ऊपर पड़ रहा है। पहले जो सादे मीटर थे और जब ये स्मार्ट मीटर लगे अडानी के, तब से लोगों के घर के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। और अब एक नई प्रक्रिया ई-केवाईसी, ये सीधे तौर पर आपके खाते को बिजली विभाग अपने मीटर से अटैच कर देगा और जैसे जैसे आप रिचार्ज करेंगे वैसा वैसा ही आपका बिजली चलेगा। ये सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा है। स्मार्ट मीटर एक प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ बैन हो गया क्योंकि वहाँ 6 महीने बाद चुनाव है, 6 महीने साल भर बाद। और वहीं छत्तीसगढ़ में जबरदस्ती लोगों के घर में जाके स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। और अब ये नया फरमान ई-केवाईसी, ये समझ से परे है। राज्य सरकार सारे लोगों, सारे मसलों में, चाहे वो महतारी वंदन का पैसा देने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे राशन खाद्यान्न की बात हो, जगह जगह ई-केवाईसी के नाम पर लोगों के अधिकार को रोक रही है, उनको उनके अधिकार से वंचित कर रही है। इसके पीछे राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। और स्मार्ट मीटर में भी बार बार हम लोग ये कह रहे हैं, ये स्मार्ट मीटर बाद में प्रीपेड मीटर हो जाएगा और ये सरकार उसी ओर आगे बढ़ रही है। इसका हम सब विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में हमारा हस्ताक्षर अभियान चल ही रहा है और उसके बाद में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर इस मांग को भी हम लोग रखेंगे कि ई-केवाईसी तत्काल सरकार बंद। स्मार्ट मीटर को लेकर जिस प्रकार विपक्षी दल एक खौवा बना दिया कि स्मार्ट मीटर लगने से बिल ज़्यादा आ रहे हैं। अब वो केवाईसी वाले बात को लोग जगह जगह बोल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग अपने स्तर में कदम उठा रहे कि बिजली चोरी ना हो सके। और स्मार्ट मीटर लगने के बाद यदि कोई उपभोक्ता शिकायत करता है कि बिजली ज़्यादा आता है तो उसी के तर्ज पर एक अन्य मीटर लगाया जाता है ताकि दोनों के यदि बिल बराबर आते हैं तो पब्लिक को एहसास होता है कि दोनों के बिल बराबर आ रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर में कोई खराबी नहीं है। तो चलिए, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भेड़ीकला रोड की मरम्मत ग्रामीणों के लिए राहत के बजाय फिलहाल मुसीबत बनती जा रही है। दरअसल सड़क का काम धीमी गति से चलने के कारण कई हिस्सों में आवागमन प्रभावित है। आपको बता दें कि बारिश के बाद स्थिति और खराब हो गई है। जगह जगह कीचड़ और गड्ढों के बीच ग्रामीणों को आवाजाही करनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। सड़क पर मुरम और बजरी डालकर छोड़ दी जाती है, लेकिन उसे समय पर समतल नहीं किया जाता। बारिश होने पर यही मुरम कीचड़ में बदल जाती है, जबकि उबड़ खाबड़ सतह पर वाहन चलाना जोखिम भरा हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मरम्मत जरूरी है, लेकिन काम की धीमी रफ्तार से समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। अगर मुरम बजरी डालने के बाद उसे तत्काल समतल किया जाए और क्षतिग्रस्त हिस्सों का काम तेजी से पूरा किया जाए तो आवागमन में हो रही परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। इस संबंध में ग्रामीणों की मांग है कि जिम्मेदार विभाग सड़क मरम्मत कार्य की गति बढ़ाए और बारिश के बीच राहगीरों की परेशानी को देखते हुए अधूरे हिस्सों को जल्द दुरुस्त कर आवागमन सुचारू कराए।
राजनांदगांव की सड़कों पर रविवार को सिर्फ एक रैली नहीं निकली, बल्कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा और एकजुटता का ऐसा कारवां उतरा जिसने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर निकली इस भव्य रैली में छत्तीसगढ़ के साथ ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से पहुंचे समाज के लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इस रैली का सबसे अलग और आकर्षक पहलू रहा आदिवासी सैनिक संस्था से जुड़े सैकड़ों लोगों का विशेष वर्दी में शामिल होना। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजनांदगांव संस्कार दानी में आज एक जबरदस्त रैली निकाली गई है और रैली में देख सकते हैं कि अन्य प्रदेशों से भी लोग यहाँ पर आए हैं रैली में उपस्थित होने के लिए। जानते हैं कि आज क्या है, कैसा है। आज विश्व आदिवासी समाज के अवसर पर रैली निकली, कहाँ से लोग आए और क्या ये यहाँ आज लोग आए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और बिहार से भी हैं। चार पांच राज्य से हैं यहाँ। 4-5 राज्य जी। अभी क्या रूपरेखा है? हमारी रूपरेखा आज की रैली है। अभी इसके बाद अतिथियों का आगमन होगा। हमारे अतिथि आज के हैं, मुख्य अतिथि के रूप में एमडी ठाकुर साहब हैं, श्रीमान एमडी ठाकुर साहब जो अनुसूचित जनजाति के उपाध्यक्ष हैं। उसके बाद हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कुलोदी कांगे जी, और उसके बाद विशेष अतिथि में है हमारे यहाँ के महापौर श्रीमान मधुसूदन यादव जी, और बाकी और विशेष अतिथि हैं। ऑडिटोरियम में भी कोई कार्यक्रम है? हाँ, ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है अभी, बाकी कार्यक्रम। रैली आगे बढ़ती गई और उसके साथ शहर की सड़कों पर आदिवासी संस्कृति के रंग गहराते गए। पारंपरिक वेशभूषा में सजे महिला पुरुष, सिर पर पारंपरिक श्रृंगार और हाथों में अलग अलग वाद्य यंत्र, हर दृश्य अपने आप में आदिवासी विरासत की कहानी कहता नजर आया। आपको बता दें कि राजनांदगांव की इस रैली में स्थानीय समाज के साथ दूसरे राज्यों से पहुंचे लोगों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया। ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से पहुंचे आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी अपनी क्षेत्रीय परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान के साथ सहभागिता की। अलग अलग राज्यों की झलक, लेकिन संदेश एक, अपनी संस्कृति पर गर्व और अपने अधिकारों के लिए एकजुटता। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम पहुंची। यहां विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं को सामने रखने के साथ समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस पूरे आयोजन की सबसे बड़ी तस्वीर यही रही कि मंदिर मांदर की थाप, पारंपरिक परिधान, वाद्य यंत्र और वर्दी में कदम ताल करते आदिवासी सैनिक सभी मिलकर एक ही कहानी कह रहे थे। कहानी अपनी जड़ों से जुड़े रहने की, अपनी पहचान पर गर्व करने की और जरूरत पड़ने पर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करने की। संस्कार धानी में विश्व आदिवासी दिवस का यह आयोजन इसलिए भी यादगार बन गया क्योंकि यहाँ संस्कृति सिर्फ दिखाई नहीं दी, बल्कि वह सड़कों पर चलती, गूंजती और अपनी मौजूदगी का एहसास कराती नजर आई। आज विश्व आदिवासी दिवस हमारे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड, बिहार, यूपी से जितने भी अपने आदिवासी किसान सैनिक संस्था के जितने भी सैनिक भाई हैं, आदि मूल निवासी, और सब लोग यहाँ आज मनाने, राष्ट्रीय स्तर कार्यक्रम मनाने आए हैं। सर, रैली कहाँ से निकली है, कहाँ ऑडिटोरियम पद्मश्री निर्मलकर ऑडिटोरियम से निकल के गौरव पथ भदौरिया कले होते हुए इमाम चौक, ये माना मंदिर होते भारत माता चौक, वहाँ से बसंतपुर से वाजपेयी पारा होते हुए निर्मलकर। रैली में कहाँ से लोग आए? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और बिहार, यूपी से भी यहाँ सैनिक शामिल हुए हैं। बिना टिकट और अनियमित टिकट से यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर नाका टिकट चेकिंग अभियान चलाया। आपको बता दें कि अभियान के दौरान स्टेशन के साथ यहां से गुजरने वाली 16 ट्रेनों की जांच की गई। रेलवे की टीम ने कुल 312 मामले पकड़े और यात्रियों से 1,59,810 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला। अभियान में बिना टिकट यात्रा के 156, अनियमित टिकट के 53 और बिना बुकिंग लगेज ले जाने के 123
मामले सामने आए। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 1,11,770 रुपए, अनियमित टिकट के मामलों में 47,210 रुपए और बिना बुकिंग लगेज के मामलों में 12,830 रुपए जुर्माना वसूला गया। आपको बता दें कि यह अभियान वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह के मार्गदर्शन में चलाया गया। इसमें सहायक वाणिज्य प्रबंधक अरविंद साव, 7 मुख्य टिकट निरीक्षक, 22 टीटीई और 10 एमटीएस स्टाफ शामिल रहे। इस संबंध में रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें और लगेज को नियमानुसार बुक कराकर ही ट्रेन में ले जाएं। संस्कारधानी में रविवार को दिग्विजय स्टेडियम का माहौल उस वक्त पूरी तरह खेलमय हो गया जब मंच पर भाषणों के बजाय हाथों में बैडमिंटन रैकेट नजर आए। मौका था यूनिक सनराइज अंडर 19 बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता के शुभारंभ का। 9 से 13 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से पहुंची युवा खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही हैं। उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पहुंचे। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद दोनों अतिथियों ने खुद बैडमिंटन खेलकर माहौल को और खास बना दिया। इस मौके पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है इन प्रतिभाओं को आधुनिक सुविधाएं, बेहतर प्रशिक्षण और बड़े मंच उपलब्ध कराने की। उन्होंने राजनांदगांव को आने वाले समय में खेल की राजधानी के रूप में पहचान दिलाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही खेल प्रेमियों के लिए कार्यक्रम की सबसे बड़ी खबर दिग्विजय स्टेडियम से आई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने स्टेडियम परिसर में नए बैडमिंटन कोर्ट के निर्माण की घोषणा की है। कार्यक्रम की सबसे खास तस्वीर उस वक्त सामने आई जब अतिथियों ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर बैडमिंटन खेला। कुछ पल के लिए मंच और औपचारिकताएं पीछे छूट गई और दिग्विजय स्टेडियम पूरी तरह खेल के रंग में रंग गया। दरअसल राजनांदगांव में लगातार हो रहे खेल आयोजनों और सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिल रहा है। अंडर 19 बालिका बैडमिंटन प्रतियोगिता में शामिल युवा खिलाड़ी अब सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि अपने खेल के जरिए राजनांदगांव की नई स्पोर्ट्स पहचान गढ़ने के इरादे से कोर्ट पर उतर रही हैं। ये कार्यक्रम था अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स के टूर्नामेंट का। ये राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। इसमें जो भी आगे जीतेगा वो आगे नेशनल के लिए उसको अच्छा मौका मिलेगा आगे खेलने के लिए। कितने दिनों का? ये 5 दिवसीय टूर्नामेंट है। 9 अगस्त से स्टार्ट होकर 13 अगस्त तक चलेगा ये। और ये बैडमिंटन टूर्नामेंट होने से बैडमिंटन खिलाड़ियों को निश्चित रूप से अवसर मिलेगा और ये आगे बढ़ेंगे। प्रतियोगिता की सफलता की मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजनांदगांव में बैडमिंटन एकेडमी हो, इसको लेकर मांग आई है। निश्चित रूप से यहाँ पर एकेडमी हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। विश्व आदिवासी दिवस पर छुरिया विकासखंड के तेलिनबांधा सहित आंको, पैरीटोला, बम्हनी और आयबांधा में आदिवासी समाज ने अपनी संस्कृति, परंपरा और अधिकारों की आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा समेत जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आदिवासी समाज ने सदियों से जल, जंगल और जमीन के साथ संतुलन बनाकर प्रकृति संरक्षण की मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों को याद करने का दिन है। मुख्य अतिथि ने बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह जैसे आदिवासी नायकों के संघर्ष को याद करते हुए शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को समाज की प्राथमिकता बताया। वहीं आदिवासी भाषा, बोली, लोकगीत, नृत्य और पारंपरिक संस्कृति को बचाने पर भी जोर दिया गया।
नगर की प्रमुख सड़कों पर गड्ढे अब सिर्फ राहगीरों की परेशानी नहीं बल्कि जिम्मेदार विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल बन गए हैं। 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी मुख्य मार्गों की मरम्मत और संधारण नहीं होने से लोगों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। आखिरकार नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता खैरागढ़ को पत्र भेजकर सड़क मरम्मत के साथ संबंधित जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि नगर के मुख्य तिरंगा चौक से कवर्धा रोड, खैरागढ़ रोड, टिकरीपारा रोड और पंडरिया रोड की स्थिति को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि 2 वर्षों से अधिक समय से सड़क मरम्मत और संधारण का काम लंबित है, लेकिन लोक निर्माण विभाग की ओर से अब तक ठोस पहल नहीं की गई। जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग के प्रभारी सब इंजीनियर राधेश्याम वर्मा की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि क्षेत्र की सड़कों से जुड़ी समस्याओं को लेकर संपर्क करने पर फोन तक नहीं उठाया जाता। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र का समय समय पर निरीक्षण नहीं किए जाने का आरोप भी लगाया है। अब सवाल सिर्फ सड़कों के गड्ढों का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी है। जी हां, जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद देखना होगा कि लोक निर्माण विभाग इन जर्जर सड़कों पर कब तक पैचवर्क करता है और जिम्मेदारी तय करने की मांग पर क्या कार्रवाई होती है। बारिश के मौसम से पहले मेंटेनेंस के नाम पर घंटों बिजली कटौती झेल चुके ग्रामीणों की परेशानी बारिश के दौरान भी कम नहीं हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि शनिवार को पांडादाह क्षेत्र के करीब 20 गांवों में सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही। करीब 10 घंटे तक बिजली गुल रहने से उमस भरी गर्मी में ग्रामीण बेहाल रहे और वहीं बिजली नहीं होने से खेती किसानी से जुड़े काम भी प्रभावित हुए। रात करीब 9 बजे बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद कई इलाकों में लो वोल्टेज की समस्या शुरू हो गई। लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान ग्रामीणों ने अपनी समस्या जिला पंचायत सभापति अरुणा सिंह बनाफर को बताई। आपको बता दें कि ग्रामीणों की शिकायत के बाद अरुणा सिंह बनाफर ने पांडादाह विद्युत वितरण केंद्र में फोन कर अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया। इसके बावजूद काफी देर तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद रात करीब 9:30 बजे अरुणा सिंह बनाफर खुद खैरागढ़ स्थित विद्युत वितरण केंद्र पहुंची। उन्होंने कनिष्ठ अभियंता और विद्युत कर्मचारियों को बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर जमकर फटकार लगाई। मामले में जिला पंचायत सभापति ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की समस्या कोई नई बात नहीं है बल्कि यह रोज की समस्या बन चुकी है। आपको बता दें, उनके अपने घर में भी लो वोल्टेज की समस्या रहती है। उन्होंने विद्युत विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर क्षेत्र में बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या जारी रही तो क्षेत्रवासियों के साथ विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। या सुबह से ना 11 बजे से लाइट गोल हो गया था, 7-8 घंटा हो गया, रात को 9 बजे लाइट आई है। तो पूरे क्षेत्रवासी लोग मेरे फोन लगा लगा पूछ रहे हैं कि लाइट कैसे नहीं आ रहा है। मर जही सर अतुल को लगाई थी कि लाइट कैसे नहीं आ रहा है सर करके, तो सर बताया मेरे को कहीं पोल लग रहा है चिकलदा के पास, आधे घंटे में आ जाएगा मैडम। मैं पूरे दिन देखी, फिर रात को 9 बजे तक नहीं आया है और उसके बाद आया भी तो उसमें वोल्टेज नहीं था। और रोज़ का यही प्रॉब्लम है कि कभी आधी रात को लाइट गुल होगी, कभी सुबह से होगी, कभी और कुछ, कभी वोल्टेज नहीं है। और पूरे क्षेत्रवासी लोग मेरे बार बार फ़ोन करते हैं कि लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। कभी बोर का लाइट है तो कभी उसमें लाइट नहीं है। यही सब दिक्कत के कारण मैं आज बिजली ऑफिस आई हुई हूँ। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।